मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी पहली बार दिल्ली आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात की। मुलाकात के बाद सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य के समग्र विकास और जन कल्याण को लेकर मार्गदर्शन मिला। सम्राट चौधरी ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से भी मुलाकात की। ये तस्वीर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुलदस्ता भेंट करते बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। तस्वीरें लोक भवन में प्रधानमंत्री से सम्राट चौधरी के मुलाकात की है। 15 अप्रैल 2026 को सम्राट चौधरी बिहार में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बने। शपथ लेने के 6 दिन बाद सम्राट चौधरी पहली बार दिल्ली पहुंचे और पीएम मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री आवास लोक भवन में हुई यह शिष्टाचार भेंट करीब 30 मिनट चली, जिसमें समृद्ध बिहार के रोड मैप पर चर्चा हुई। मुलाकात के बाद सीएम सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर लिखा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज नई दिल्ली में शिष्टाचार मुलाकात की। राज्य के समग्र विकास और जन कल्याण को लेकर मार्गदर्शन मिला। सीएम ने साथ ही लिखा, प्रधानमंत्री का स्नेह और सहयोग बिहार की प्रगति को नई गति दे रहा है। दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात के पहले सीएम सम्राट चौधरी ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से भी मुलाकात की। सम्राट चौधरी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे थे, जहां उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात की। जाहिर सी बात है, बिहार में पहली बार बीजेपी का कोई नेता मुख्यमंत्री बना है, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी बात है। साथ ही नए मुख्यमंत्री के सामने बिहार के विकास की गति को और तेज करने की चुनौती है और ये बिना केंद्र सरकार की मदद के संभव नहीं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से विनीत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का महिलाओं को लेकर विवादित बयान सामने आया। पप्पू यादव ने कहा कि बिना नेता के कमरे में गए 90% महिलाएं राजनीति नहीं कर पाती। सांसद पप्पू यादव की विवादित टिप्पणी पर बिहार राज्य महिला आयोग ने सख्त रुख अपनाते हुए पप्पू यादव को नोटिस जारी किया और माफी मांगने को कहा है। वहीं अब इस मुद्दे पर राजनीति बेहद गर्म है। कांग्रेस पार्टी ने ही परिसीमन से देश की जनता को वंचित रखा था और आज भी कांग्रेस पार्टी ही परिसीमन से वंचित रख रही है। मनुवाद ओवर संविधान, हमारी नियत की खोट देश की नारी शक्ति कभी माफ नहीं करेगी। एक तरफ देश में संसद के अंदर 33% महिला भागीदारी की मांग चल रही है। कुछ राजनीतिक पार्टियां 50% हिस्सेदारी तक की पैरवी कर रही हैं। यहां तक कि देश की राष्ट्रपति महिला हैं। ऐसे दौर में भी एक सांसद की सोच कितनी ओछी है, वो भी देख लीजिए। बिना नेता के रूम के बगैर 90% महिलाएं राजनीति कर ही नहीं सकती। ये ओछी सोच एक ऐसे नेता की है जो छठी बार सांसद बना है। ये सोच एक ऐसे नेता की है जिसकी पत्नी खुद राजनीति में है और सांसद भी है। इस बड़बोले नेता का नाम है पप्पू यादव। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने महिलाओं को लेकर एक विवादित बयान दिया है। एक बार फिर सुनिए। बिना नेता के रूम के बगैर 90% महिलाएं राजनीति कर ही नहीं सकती। पप्पू यादव ने कहा कि बिना नेता के कमरे में गए 90% महिलाएं राजनीति नहीं कर सकती और कई नेता महिलाओं को भोग की वस्तु समझते हैं। पप्पू यादव के इस विवादित बयान पर सियासत भी गर्मा गई। शर्म आती है पप्पू यादव आप पे। पक्ष हो या विपक्ष, सभी पार्टियों की महिला नेताओं ने पप्पू यादव के बयान की निंदा करते हुए उनकी सोच को छोटी और ओछी बताया। पप्पू यादव जी का यह बयान न सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनप्रतिनिधियों की गरिमा के ऊपर भी बड़ा सवाल खड़ा करता है। आपके ऊपर मैं प्रश्न चिन्ह लगाना चाहती हूँ कि अगर आप जानते थे कि राजनीति में इस तरह से सफल हुआ जाता है, तो आपने अपनी पत्नी को राजनीति कैसे करने दी? विवादित टिप्पणी पर बिहार राज्य महिला आयोग ने पप्पू यादव को नोटिस जारी किया है और माफी मांगने को कहा है। अगर आप अपने बयान को वापस नहीं लेते हैं तो आपको सभी महिलाओं के सम्मान में गिरफ्तार किया जाए।
ज्यादातर विवाद की वजह से चर्चा में रहने वाले पप्पू यादव ने इस बार सारी हदें पार कर दी। सवाल है, पप्पू यादव का ये बयान उनकी किस मानसिकता को दर्शाता है? क्या पप्पू यादव ने सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में महिलाओं और उनकी काबिलियत का अपमान किया है? देखना होगा महिला आयोग की नोटिस का पप्पू यादव क्या जवाब देते हैं। न्यूज 18 के लिए पूर्णिया से कुमार द्रविड़, पटना से शैलेंद्र कुमार और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो। ये तो खेल। और अब बात कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के ऐसे बयान की जिस पर सियासी बवाल मच गया है। खड़गे ने पीएम मोदी को आतंकवादी बता दिया। हालांकि बाद में वो अपने ही बयान पर सफाई देते हुए नजर आए, लेकिन खड़गे के इस बयान के बाद सियासत सुलग गई। मोदी इज अ टेररिस्ट। पीएम नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस के विवादित बयानों की फहरिस्त में एक और बयान जुड़ गया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम नरेंद्र मोदी को आतंकवादी बता दिया है। खड़गे ने चेन्नई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी को आतंकवादी कह दिया। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि मोदी आतंकवादी हैं और उनकी पार्टी समानता के सिद्धांत पर विश्वास नहीं करती। How can they join with Modi, who is a terrorist and who won't believe in equality? His party won't believe in equality and justice. And these people are joining with them. It means that they are weakening democracy. They are weakening the philosophy of Annadurai, Kamaraj, Periyar and Kalingar and Baba Saheb Ambedkar. हालांकि बाद में सियासी बवाल मचने के बाद खड़गे अपने बयान पर सफाई देते हुए नजर आए। खड़गे ने कहा, मेरे बयान का गलत मतलब निकाला गया, लेकिन एक कहावत है, कमान से निकला तीर और मुंह से निकले जहरीले बोल वापस नहीं होते, यह हमेशा के लिए चुपते रहते हैं। पीएम मोदी पर खड़गे के विवादित बयान के बाद सियासी बवाल मच गया है। बिहार में भी एनडीए नेताओं ने खड़गे पर जमकर भड़ास निकाली। मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा देश के प्रधानमंत्री को टेररिस्ट कहना न सिर्फ बेहद शर्मनाक है, बल्कि कांग्रेस की गिरती राजनीतिक संस्कृति का प्रमाण है। यह वही कांग्रेस है जो सत्ता से बाहर होते ही मर्यादा और लोकतांत्रिक भाषा भूल जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इस तरह की अभद्र टिप्पणी देश की जनता का भी अपमान है। जिस मानसिक दिवालियेपन का परिचय विपक्ष के लोग देते हैं वो बहुत आश्चर्यजनक है। जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल खड़गे जी ने प्रधानमंत्री जी के लिए किया है वो अत्यंत दुखद, निराशाजनक है। क्या ये सच नहीं है कि ये मुल्क खौफ के साए में है, अवाम खौफ के साए में है, राजनीति करने वाले लोग खौफ के साए में हैं, खुद उनके साथ काम करने वाले लोग खौफ के साए में हैं। एक उनकी गलती पकड़ लीजिए, 75 ईडी के अधिकारी घर में घुस जाएंगे। क्या ये किस्म का आतंकवाद नहीं है? हाथ पिटा है। जिस तरह से लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बैकफुट पर गई है, उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें प्रचारित की जा रही है। इस तरह की बातों के संदर्भ में स्वयं मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी कहा है कि मैंने इस तरह की बातें नहीं कही है। पीएम मोदी के खिलाफ कांग्रेस नेताओं ने लगातार विवादित बयान दिया है। बंगाल और तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होने हैं। ठीक चुनाव से पहले खड़गे ने पीएम मोदी को आतंकवादी बताकर नया जोखिम ले लिया। सवाल ये कि क्या पीएम मोदी पर खड़गे का बयान कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा है? खड़गे की सफाई से तो यही लगता है कि कांग्रेस को आतंकवादी शब्द से बैकफायर होने का डर सता रहा है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और बड़ी खबर इस वक्त पटना से आ रही है, जहां पर 3 मई से निशांत कुमार की बिहार यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। पश्चिम चंपारण से यात्रा की शुरुआत होगी। अलग अलग जिलों का दौरा करते हुए नजर आएंगे निशांत। और ये इस वक्त बड़ी खबर, जहां निशांत के दौरे को लेकर पश्चिम चंपारण से इसकी शुरुआत होने वाली है। 3 मई की तारीख बताया जा रहा है और अलग अलग जिलों का दौरा करने वाले हैं निशांत। तो 3 मई से यात्रा शुरू होने वाली है और इसे लेकर पहले से चर्चा जारी थी कि निशांत जमीन पर कार्यकर्ताओं के साथ और लोगों तक अपनी पहुंच बनाएंगे। संगठन के स्तर पर ग्राउंड जीरो से वो काम करेंगे और तब
उनकी यात्रा की शुरुआत की तारीख तय नहीं थी और अब 3 मई से निशांत ने खुद कहा है कि वो यात्रा पर निकलने वाले हैं। यात्रा के बारे में विचार हो रही है, अभी और पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत कर सुन ली। यात्रा के बारे में बातचीत हो रही है, संभवतः 3 मई से यात्रा होगी। अभी अंकल है, संजय अंकल और भी पार्टी के कार्यकर्ता, हम लोग मिलकर डिसाइड करके आपको बताएंगे कब यात्रा शुरू होगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी दिल्ली के दौरे पर हैं। सीएम बनने के बाद सम्राट चौधरी का ये पहला दौरा है जिसमें सीएम बनने के बाद वो दिल्ली पहुंचे और सबसे पहले उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात हुई। वहीं संघ कार्यालय में संघ के सदस्यों से मुलाकात करते हुए भी बतौर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी नजर आए। तो दिल्ली दौरे पर इस वक्त उनकी मौजूदगी है और सीएम बनने के बाद उनका ये दिल्ली का पहला दौरा है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और संघ के सदस्यों से उन्होंने मुलाकात की है। इस दौरान की तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी केशव कुंज से निकल रहे हैं। आप यहां पर देख सकते हैं सीधी तस्वीरें। सम्राट चौधरी जो है वो केशव कुंज से निकल रहे हैं। यहां पर झंडेवालान स्थित केशव कुंज में उन्होंने संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ मुलाकात की और उसके बाद यहां से वो निकल रहे हैं। लगभग 1 घंटे की मुलाकात जो है यह मानी जा सकती है जिसमें संघ के पदाधिकारियों के साथ जो है वो उन्होंने मुलाकात की है और उसके बाद यहां से वो रवाना हो गए हैं। जिस तरह से हम देखें कि बिहार से आने के बाद जब पहली बार दिल्ली के दौरे पर आए हैं तब से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की। इसके साथ ही साथ बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ मुलाकात की और अब संघ के पदाधिकारियों से मिलने यहाँ पर संघ कार्यालय यहाँ पर पहुँचे हैं। माना यह जा रहा है कि सौजन्य भरा मुलाकात है। साथ ही साथ जिस तरह से बिहार में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री वो बने हैं तो निश्चित तौर पर उनसे सरकार को लेकर के मार्गदर्शन भी उन्होंने लिया है। कैप्टन अपू पाठक के साथ विनीत कुमार, न्यूज़ 18 दिल्ली। और बिहार की सियासत में इस वक्त हलचल बेहद तेज है। महागठबंधन में टूट की अटकलें अब खुलकर सामने आने लगी हैं। केंद्रीय मंत्री के बयान के बाद सियासी पारा और ज्यादा चढ़ गया है। क्या 24 अप्रैल को फ्लोर टेस्ट से पहले ही खेल बदल जाएगा? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। टूटेगा महागठबंधन, फ्लोर टेस्ट से पहले सियासी खेल। सत्ताईस से हुए 19, फिर 19 से हुए 6 और अब 6 से 3 अलग रास्ता ले चुके हैं। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह का ये बयान सिर्फ बयान नहीं बल्कि एक बड़ा सियासी संकेत माना जा रहा है। बिहार में इनका क्या हाल हुआ है मालूम है ना? 27 से 19, 19 से 6 और उस 6 में भी 3 गो बाहर निकल गया है, अभी 3 गो बचे हैं, तो इसलिए इनका हसरोई होने वाला है। इस बयान के बाद चर्चा तेज हो गई कि 24 अप्रैल को जब सम्राट चौधरी सरकार विश्वास मत हासिल करेगी तो महागठबंधन के कुछ विधायक एनडीए के साथ नजर आ सकते हैं। 201 से बढ़ेगा आंकड़ा, किसके साथ जाएंगे विधायक? फिलहाल एनडीए के पास 201 विधायकों का आंकड़ा है, लेकिन जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने साफ संकेत दिया कि महागठबंधन के कुछ विधायक उनके संपर्क में हैं। एनडीए का जो स्वरूप है, जो हम लोग ने 202 चुनाव जीता है और 201 पर अभी हम हैं, तो इससे आगे ही रहेगा, देखते रहिए ना। इतना ही नहीं, एनडीए के अन्य सहयोगी भी दावा कर रहे हैं कि महागठबंधन में टूट तय है। इसका इशारा राज्यसभा चुनाव के वक्त भी मिला था, जब कांग्रेस और राजद के विधायक वोटिंग से गायब रहे। राज्यसभा जैसा होगा खेल, महागठबंधन में अंदरूनी खींचतान। बीजेपी नेता अब और आक्रामक अंदाज में दावा कर रहे हैं कि सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि आरजेडी और अन्य दलों के विधायक भी संपर्क में हैं। हम लोग तो आरजेडी तक में छेद कर दिए हैं, तो आरजेडी में छेद हो गया है, बाकी पार्टी टूट रही है, कांग्रेस का आधा साफ हो गया है, तो पता नहीं कौन कौन सी पार्टी टूट के आएगी, कौन कौन एमएलए टूट के आएंगे, क्योंकि हर एमएलए चाहता है कि हम सरकार के साथ में जाएं, अपने अपने क्षेत्र में काम करें। पहले अपने घर को तो संभाल लें,
दूसरे के घरों में ताक झांक करने की जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती रही है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कहीं न कहीं कमजोर करने की राजनीति करती रही है और लोकतंत्र को लोकतंत्र में बदलने का जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा प्रयास करती रही है, इस बार कहीं ऐसा न हो कि भारतीय जनता पार्टी को और सम्राट चौधरी जी की सरकार को लेने के देने पड़ जाए। हालांकि आरजेडी इन दावों को खारिज कर रहा है और कह रहा है कि महागठबंधन पूरी तरह एकजुट है, लेकिन सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद एनडीए का उत्साह चरम पर है। अब देखना होगा कि 24 अप्रैल को फ्लोर टेस्ट के दौरान सियासत का गणित बदलता है या नहीं। पटना से न्यूज 18 के लिए आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। जेडीयू एमएलए और पूर्व मंत्री श्रवण कुमार को विधायक दल का नेता चुना गया है। श्रवण कुमार ने इस पर खुशी जाहिर की। श्रवण कुमार ने नालंदा में एक प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि हम कोई नाराज नहीं चल रहे थे, हमारे क्षेत्र से हमारा लगाव ज्यादा है और हम पटना के बदले ज्यादा जनता के बीच रहना पसंद करते हैं। चुने जाने का समाचार आज मिला, इसके लिए बिहार के लोकप्रिय नेता, हम सबों के सम्मान नेता, जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नीतीश कुमार जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि मेरे जैसे छोटे लोगों पर बड़ा भरोसा उन्होंने किया है। तो श्रवण कुमार जेडीयू विधायक दल के नेता चुने गए हैं। विधायक दल के नेता बनने पर निशांत कुमार ने श्रवण कुमार को बधाई दी। बधाई देता हूँ। जिलाध्यक्ष प्रखंड अध्यक्ष से मिलने आया हूँ पार्टी में। तो देखिए, निशांत कुमार की तरफ से बधाई दी गई श्रवण कुमार को, क्योंकि विधायक दल का नेता वो चुने गए। का नाम आरजेडी है, जेडीयू बचाओ यात्रा। क्या देश की सरहदें सिर्फ सीमा पर तैनात जवानों की वजह से सुरक्षित नहीं होती, बल्कि घर के अंदर छिपे गद्दारों की पहचान से भी सुरक्षित होती हैं। गुजरात के पाटन से लेकर बिहार के गलियारों तक जब रक्षक सो रहे थे, तब कुछ लोग इस पावन मिट्टी में नफरत का जहर बो रहे थे। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सोशल मीडिया, जिसे दुनिया से जुड़ने का जरिया बनाया गया था, उसे कट्टरपंथियों ने साजिश का अड्डा बना दिया। ध्यान से देखिए इस तस्वीर को। इसमें दो आरोपी नजर आ रहे हैं। तस्वीर में तो ये मासूम दिख रहे हैं, लेकिन इनकी मासूमियत पर न जाइए। इनकी करतूत सुनकर आप चौंक जाएंगे। ये दोनों सोशल मीडिया पर देश के खिलाफ जहर घोल रहे थे, देशद्रोह की आग भड़का रहे थे। इतना ही नहीं, इसमें से एक है गुजरात के पाटन से, तो वहीं दूसरा है करीब 1800 किलोमीटर दूर बिहार से। एक का नाम इरफान पठान तो दूसरा मुशीद शेख। दोनों एक ही सोशल मीडिया ग्रुप से जुड़े थे। सोशल मीडिया ने इनकी दूरी को सिर्फ एक नफरत वाले मंसूबे ने कम कर दिया, लेकिन गुजरात एटीएस ने जब इन चेहरों से नकाब हटाया तो पीछे क्या मिला? वही इनका नफरत वाला मंसूबा, गजवाए हिंद का वो खोखला और खौफनाक सपना जो इस देश की जड़ों को कुतरने की कोशिश कर रहा है। गुजरात एटीएस द्वारा दो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी धरावता दो लोगों को अरेस्ट किया गया था परसों, जो बेसिकली गजवाए हिंद एस्टैब्लिश करने का प्रयत्न यहाँ इंडिया में कर रहे थे। दोनों आरोपी का नाम है इरफान खान खाली खान पठान, जो सिद्धपुर पाटन से है, और दूसरा मुर्शीद जहीद अख्तर शेख, जो मूल वतन बिहार का है पर अभी मुंबई में रह रहे हैं। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी इनके मंसूबे देश के सामने आए हैं। अभी कुछ दिन पहले ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कट्टरपंथ फैलाने और आतंकी साजिश से जुड़े आरोप में बिहार समेत अलग अलग राज्यों से 4 युवकों को अरेस्ट किया था।
ये वही बिहार है जिसने दुनिया को लोकतंत्र सिखाया। ये वही गुजरात है जिसने शांति का मार्ग दिखाया। लेकिन मुट्ठी भर लोग अपनी संकीर्ण सोच और कट्टरता के दम पर हमारे देश के बच्चों के भविष्य में बारूद भरना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि लोग आपस में लड़ें ताकि उनका गजवाए हिंद का एजेंडा कामयाब हो सके। कितना दर्द होता है जब अपने ही बच्चे देश के दुश्मन बन जाते हैं। पर सुन लो कायरों, ये 21वीं सदी का भारत है। ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। हिंदुस्तानियों की रगों में 3700 साल पुरानी सनातन परंपरा दौड़ती है। हम वो देश हैं जिसने सदियों तक आक्रमणों का सामना किया और हर बार विजयी हुए। यहाँ की मिट्टी की तासीर में देशभक्ति का लहू बहता है। तुम्हारी साजिशें कितनी भी गहरी क्यों न हो, इस देश के कानून और यहाँ के नागरिकों का संकल्प उससे कहीं ज्यादा मजबूत है। देश में रहने वाला नागरिक संप्रभुता से का अपनी अखंडता पर आंच नहीं आने देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दरभंगा राज की अंतिम महारानी कामसुंदरी देवी के निधन के बाद दरभंगा राज की संपत्ति पर सरकार की नजर है। अंतिम महारानी कामसुंदरी देवी की कोई वसीयत नहीं है और ऐसे में बिहार सरकार ने दरभंगा राज की संपत्ति पर दखल की तैयारी शुरू कर दी है। वहीं राज परिवार ने सरकार के नोटिस को गलत ठहराया है। दरभंगा राज ये केवल नाम नहीं, ये एक राजवंश की विरासत, एक परिवार की प्रभुता का नाम है। देश में कोई ऐसा बड़ा शहर नहीं जहां दरभंगा राज परिवार की संपत्ति ना हो। दरभंगा रियासत की गिनती भारत के सबसे अमीर राजघराने में होती रही है। बिहार में ही इस राजवंश की संपत्ति का हिसाब नहीं लगाया जा सकता। अब इस हजारों करोड़ की संपत्ति को बिहार सरकार दखल करने जा रही है। राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। विभाग का कहना है कि अंतिम महारानी कामसुंदरी देवी की कोई वसीयत नहीं है। कोई ऐसा दूसरा दस्तावेज भी नहीं है जिसके आधार पर उत्तराधिकार का दावा किया जा सके। यही उनकी संपत्ति पर सरकार के दखल का आधार बनेगा। बिहार में राजघरानाओं की संपत्ति पर से अवैध कब्जा हटाने के लिए बिहार सरकार ने एक बड़ी पहल की है। जिस तरह से बेतिया महाराज की संपत्ति को लेकर के बिहार सरकार ने नई पहल की और संपत्ति को अपने कब्जे में लिया, उसी तरीके से अब दरभंगा महाराज की संपत्ति की बारी है जिसे सरकार अब अपने कब्जे में लेने जा रही है। दरभंगा राज की संपत्ति विवाद में नया मोड़ भी सामने आया है। सरकार की नोटिस के बावजूद राज परिवार ने भी अपनी ओर से जवाब तैयार कर लिया है। राज परिवार के मैनेजर कहते हैं कि गलतफहमी में नोटिस जारी किया गया। जल्द ही सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ सरकार को लिखित जवाब सौंप दिया जाएगा। ये जो नोटिस आया है जनरली ये नोटिस हम लोगों पे नहीं लागू होता, मतलब राज परिवार में या राज दरभंगा पे ये नोटिस नहीं लागू होता है, क्योंकि ये जो नोटिस है वो है जिस परिवार में 7 पीढ़ी तक ससुराल पक्ष और 7 पीढ़ी तक नहिरा पक्ष में अगर कोई नहीं हो तब ये नोटिस होता है। यहाँ तो महाराज साहब के अपने भाई राजा बहादुर विश्वेश्वर सिंह थे जिनके बच्चे अभी वर्तमान में ट्रस्टी भी है, मेंबर भी है और एक्टिव भी है, सारे काम देख रहे हैं राज दरभंगा के। तैयारी चल रही है। हमारी जो बात हुई है वो एडवोकेट से, तो उन्होंने अपना जवाब बना रहे हैं। उन्होंने भी आश्वस्त किया कि ये तो गलत है, गलतफहमी में हो सकता है, बिहार सरकार ने दिया है। दरभंगा राज बिहार की सबसे समृद्ध जमींदारियों में से एक थी। दरभंगा राज में हजारों गांव, महल, अरबों के जेवरात और 14 बड़ी कंपनियां शामिल थीं। 1962 में इसका मूल्य 2000 करोड़ था। दरभंगा रियासत के महल की बात करें तो लक्ष्मी विलास पैलेस, नरगोना पैलेस, राजनगर पैलेस, दरभंगा हाउस शामिल थे। रामबाग, आनंद बाग, राज किला सहित कई पैलेस दरभंगा राज की थी। भारत चीन युद्ध के समय दरभंगा राज ने 600 किलो सोना दान किया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय के निर्माण में दरभंगा राज का योगदान है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज भी दरभंगा राज की ही देन है। बिहार में कई चीनी मिल और पेपर मिल दरभंगा राज ने शुरू कराए थे।
मौजूदा समय में दरभंगा राज के पास कितनी संपत्ति है इसका सटीक विवरण उपलब्ध नहीं है, लेकिन दरभंगा राज की जो भी बची संपत्ति है अब सरकार ने उसे दखल करने की तैयारी शुरू कर दी है। न्यूज 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार दास के साथ पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। खबर आरा से, जहां सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत के बाद हुए हंगामे और तोड़फोड़ के बाद से न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। मामला दर्ज कर अब कार्रवाई करने की कवायद तेज कर दी गई है। बताया यह जा रहा है कि मरीज के परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा मचाया और तोड़फोड़ की, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग के कार्यपालक निदेशक अमित कुमार पांडे के निर्देश पर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर थाने में एफआईआर दर्ज कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। एक्सीडेंट से उनका डेथ हो चुका था। वो लोग आए हॉस्पिटल में दिखाने के लिए, डॉक्टर ने देखा कि वो एक्चुअली डेथ हो चुकी है, तो उन्होंने जो कार्रवाई हो सका ईसीजी वगैरह किया और डिक्लेयर किया कि ये मतलब इनकी डेथ हो चुकी है। डॉक्टर दूसरी बार जाकर के फिर देखे, स्टेथो लगाए, टॉर्च मारे, सारा ही करके वो कंफर्म हो गए कि ना डेथ हो चुका है। फिर वो बोले कि डेथ हो चुका है। उसके बाद और जो है और ज्यादा मतलब ये हो गया, तोड़ फोड़ ये वो करने लगा। खबर सिवान से, जहां सिसवन में गेहूं की फसल में भीषण आग लग गई और गेहूं की तैयार खड़ी फसल में अचानक से आग लगने से किसानों को बड़ा नुकसान हुआ। आग लगने के हालांकि कारणों का पता नहीं चल पाया है। तेज हवा की वजह से आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया और कई बीघे में लगी फसल जलकर राख हो गई। घंटों की मशक्कत के बाद दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। और पटना जिले के फुलवारी शरीफ में पोखर में डूबने से मोहनचक निवासी बिलेंद्र मांझी की मौत हो गई, लेकिन 12 घंटे बीत जाने के बाद भी शव की बरामदगी नहीं होने से गुस्साए ग्रामीणों ने एम्स गोलंबर को पूरी तरह से जाम कर दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने आगजनी कर अपने आक्रोश को जाहिर किया, जिससे इस दौरान आवागमन पूरी तरह से ठप रहा। विरोध में लोगों ने एम्स गोलंबर को जाम कर आगजनी की और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आए। पूर्वी चंपारण जिले में लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार नहीं हो पा रहा। सदर एसडीओ निशांत सोहार ने कोटवा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य व्यवस्था में कई गंभीर खामियां नजर आईं। एमओ आईसीयू ड्यूटी पर उपस्थित नहीं थे, जबकि रजिस्टर में उनकी उपस्थिति दिखाई गई थी। रजिस्ट्रेशन काउंटर में निर्धारित शुल्क से ज्यादा शुल्क मरीजों से लिया जा रहा था। वहीं 6 स्वास्थ्यकर्मी बिना सूचना के ड्यूटी से गायब मिले। सदर एसडीओ ने विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की है और अधिकारियों की जमकर क्लास ली। तो देखिए, एसडीओ ने यहां पर जैसे ही वो पहुंचे निरीक्षण करने के लिए कई खामियों को देखा और उसके बाद जमकर लताड़ लगाई। यहां पर स्वास्थ्य व्यवस्था की लचर स्थिति और मरीजों से अत्यधिक शुल्क वसूले जा रहे थे। डॉक्टरों की अनुपस्थिति थी और इससे लेकर उन्होंने अपनी नाराजगी भी जाहिर की और इसमें सुधार लाने के निर्देश दिए गए।